Hi guys, good afternoon. So morning Google Meet class over, and I said that I will start new chapter because your receipts and payment sorry receipt accounts for non for profit concern is completed, and whatever objective type questions and that practice problem you have to practice at home guys, otherwise you will face definitely a problem while your examination. Okay, and if you got any uh, confusion or any doubt, then you can ask me clearly. Some of student doing very well. I'm not at all saying that all students are not doing. Some student are not doing. So please, always I well wishing you. That's why I'm telling repeatedly this word: do practice, do practice, do practice. Otherwise this is my not job to say you that you do practice. What is the only teaching is my duty, teaching and completed my task. But I want you will success in your life. You got better opportunities of your living standards, your whatever financial condition in future. That's why I'm specially I am repeatedly repeating this word. Please go do guys, please do guys, please practice, please practice. If you have any queries, then ask me. Please, 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 once again, once of all I am saying, without doing practice accounts is not a easy task to complete it. Two things are important in every student. First thing, whether you are extraordinary smart student, then no need of doing practice. I'm saying that if you have more intelligence, more capability of answering questions, then okay, you not do anything. Second is, if you not have smart capability or ability of mind to understand, then you have dedicate your subject, your honesty plus your practice, that is matters. But you don't have two things, first और second. आप पहला भी नहीं करते और दूसरा भी नहीं करते, तो आपको कहना वरदान भी मिले तो था तो आप पास हो नहीं सकते. ओके, मैं हर बार ये चीज़ इसीलिए कहती हूँ, अगर मेरे इतने बोलने पर अगर 1% से भी आपका अगर कुछ अच्छा होता है, आई एम हैप्पी फॉर दैट. कोई टीचर आपको ये चीज़ बताने के लिए नहीं इनकरेज करेगा. मेरे पॉलिसी ऐसी है कि जब अगर हथौड़ा ही मारना है ना, अगर कोई लकड़ी है उसके ऊपर हथौड़ा मारना है उसे तोड़ने के लिए, सो मुझे ऐसा लगता है कि उसे मारने से ज़्यादा वो जो हथौड़ी है ना उसे शार्प करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर शार्प हथौड़ी रहेगी ना तो बहुत कम टाइम में वो लकड़ी कटेगी. सो मेरा पर्पस वही है कि मैं जो समझाती हूँ, अगर मैं ऐसे समझाऊँ कि आप भी बोर हो गए, फिर आप भी लेजीनेस करोगे, मैं भी थोड़ा थोड़ा ये करूँगी, तो हमारा जो गिविंग और टेकिंग एनर्जी है वो नहीं हो पाएगा. इसीलिए मैं आपको हर बार ये थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए हर बार बोलती हूँ गाइस. इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही वीक हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो. इवन मैं बोलूँ तो मेरे जो 12th के स्टूडेंट हैं दे आर वेरी ब्रिलियंट. बस थोड़ा सा लेजीनेस हट जाए उनके अंदर से, तो उनसे कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई स्टूडेंट नहीं है. ओके, सो चलो आज का हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे. हम लोग पहले ही बहुत पीछे है कंपेयर योर अदर चैप्टर्स, अदर सब्जेक्ट्स. सो मैं अभी जल्दी जल्दी भगाने वाली हूँ बोल के ऐसा नहीं है कि मैं, आपको पता है मैं भगा भी नहीं सकती, मुझे मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि 10 इलस्ट्रेशन कराने से अच्छा है 2 इलस्ट्रेशन कराओ, पर ऐसे कराओ कि दिमाग में पूरी अंदर तक जाए. ये मेरी पॉलिसी है, और स्टूडेंट को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैंने क्या सिखाया है. ओके, वो मेरी पॉलिसी है. थोड़े स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप. और थोड़े स्टूडेंट जो थोड़ा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इनकरेज करती हूँ. और जो नहीं कर रहे हैं उनका भगवान भला करे.
क्योंकि भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा हम तो कर नहीं सकते। और शायद मे भी 17 से पूरा लातूर स्टार्ट होने वाला है, ऐसे न्यूज़ में है। आपके कॉलेज 1 तारीख से बोल रहे हैं, अगर चालू होता है तो भी हैप्पी, और नहीं चालू होता है तो भी हैप्पी। चालू होता है तो क्यों हैप्पी, चलो बहुत दिन के बाद आपसे मिलना होगा, क्लासेस चालू रहेंगी। और चालू नहीं होता है तो क्यों हैप्पी, क्योंकि जो रिस्क है ना, आपको, मेरे को, सभी को, वो रिस्क कम होगा। अभी आप घर में हो, आपको बोर हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि कब कब कॉलेज स्टार्ट होंगे। लेकिन एक्चुअल में जो फिर के आते हैं ना, उनसे पूछिए, जो ड्यूटी करते हैं, जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, उनसे पूछिए उनकी कंडीशन क्या है। मेरे घर की मैं सिचुएशन बोलती हूँ, दूर की नहीं, मेरे ही घर के। ठीक है, मैं तो अभी ऑनलाइन ले रही हूँ, घर में हूँ, घर में करके बैठ के वर्क कर रही हूँ, इट्स नो बॉदर फॉर मी। लेकिन मेरे जो देवर है, देवरानी है, वो दोनों हॉस्पिटल में काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दे हैव गवर्नमेंट जॉब। वो उनका एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि कोरोना से जो पेशेंट है सिर्फ सरकारी दवाखाने में ही अटेंड होते हैं, क्योंकि प्राइवेट में कोई ले नहीं रहा जल्दी। सो वो लोग बोलते हैं कि आज का दिन अगर हम लोग ड्यूटी करके घर को आए तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, आज कुछ नहीं हुआ हमें, हम सेफ है। कल का दिन भरोसा नहीं है, कल क्या हो सकता है भरोसा नहीं है। उनके भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग सिर्फ बर्डन लेके ड्यूटी करते हैं। पुलिस वाले, उनसे पूछिए वो लोग कैसे ड्यूटी करते हैं। आपको लगता है सिर्फ कॉलेज स्टार्ट होने से सब कुछ हो गया। देयर इज़ अ नथिंग इम्पोर्टेंट इन कंपेयर ऑफ योर लाइफ। अगर आपने एक तराजू में आपकी लाइफ रखी और दूसरे तराजू में सारी दुनिया की चीज़ें रखी, फिर भी आपके जीवन का जो है ना, जो आपका लाइफ है ना, वो पलड़ा भारी होगा। क्योंकि आप है तो फिर पूरी दुनिया है, आप ही नहीं है तो दुनिया का क्या करना है। देयर इज़ अ नथिंग इम्पोर्टेंस मोर देन योर लाइफ। ओके, सो पहले अपनी लाइफ को बचाना इम्पोर्टेंट है। 2020 मुझे अगर बचाए तो जनवरी से लेकर अब तक का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कि जीने का साल है ये। हम अगर जिंदा रहे तो आगे कुछ देखेंगे। सो ये पॉलिसी का ये है, घर में बैठ के जितना हो सका उतना कीजिए। बाहर जाना रिस्क भी उतना ही है। अगर समझो कि अपने बहुत ठीक है, कॉलेज स्टार्ट भी हो गए, अपने महीने पर कॉलेज भी करे, बाद में सर्कुमेंटेंसेस इतने ख़राब हो गए और उसमें ऐसा कुछ लॉस हो गया, तो वो कितना बड़ा मुश्किल है। सो गाइज़, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जिस दिन इस वायरस का परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा, उस दिन हम लोग ऐसी सांस लेंगे, मैं, तुम सभी। ये अभी इस साल हमने डर डर के निकाला है, डर डर के। और इस साल में किसी का कुछ भी भला नहीं हुआ, मैं बोलती हूँ किसी का भी भला नहीं हुआ। हर जगह देखो, कोई निराश है, कोई डर ही है, घर में भी रहे तो डर है, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है जीने की वो नहीं है, बाहर फिरते हुए तो नहीं है। पर एक चीज़ इस कोरोना ने हमें बहुत अच्छी तरह सिखाई है, वो चीज़ है कि दुनिया में आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी प्रॉपर्टी है, आप बहुत रिच हो, आपके पास सभी कुछ है, फिर भी इंसान को इंसान की ही ज़रूरत लगती है। आपकी पैसे, आपकी प्रॉपर्टी, आपका स्टेटस आप ही तक है, उससे दूसरों को कुछ नहीं होता, लेकिन आपको इंसान ही लगता है। देखो, आप कॉलेज क्यों मिस कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स क्यों मिस कर रहे हो। आपको समझो कि आपको टीवी दिया गया, रिमोट दिया गया, बटन दिया गया, सब कुछ दिया गया, और आपको बोला गया कि आप अकेले रह नहीं सकोगे। ऐसे ही हुआ है ना अभी। आपके घर में तो आपकी फैमिली है, फिर भी आपको लगता है कि मैं बोर हो कहीं तो जाके ज़रा फिर किया हूँ। ये फिरना करना, गेट टुगेदर करना मीन्स क्या, कि इंसान को इंसान की ही ज़रूरत है। कितनी भी पैसे, कितनी भी प्रॉपर्टी आए, पर इंसान को इंसान की ही ज़रूरत लगती है। और इंसान से मिलके जब वो एक दूसरे से एनर्जीज एक्सचेंज करता है, तुम्हारे कुछ एनर्जीज, देखो गूगल मीट, आपने स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि आज मैडम आप गूगल मीट में क्लास लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज डायरेक्टली करते हैं। मैं वीडियो कभी बनाती हूँ, आप वीडियो कभी देखते हो, उस टाइम मुझे वो एनर्जी क्लिक होती है,
तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना, लेकिन जब हम डायरेक्ट होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपको मिस करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घर में बैठ के, इवन आई एम ऑल्सो बोर्ड। आज देखो ना, आज 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, और कॉलेज कैसा है देखा नहीं। एक बार मैं सिर्फ मीटिंग के लिए आई थी, तो क्या और कॉलेज कैसा है हमने नहीं देखा। तो हम भी मिस करते हैं वो भाग दौड़ की लाइफ। वो थोड़ा सा ठीक था, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। छुट्टियाँ किसी को भी अच्छी लगती, लेकिन सिर्फ छुट्टियाँ ही किसी को अच्छी नहीं लगती, ऐसा है ना। और आप लोग हिस्ट्री है आप लोग, अगर मुझे पूछा जाए तो क्यों आप लोग हिस्ट्री है, क्योंकि देखो ना, कॉलेज मतलब स्टूडेंट की लाइफ में छुट्टियाँ आती थी, आपको छुट्टियों में एजुकेशन है, छुट्टियों में जो त्यौहार है ना वो आ रही है। पहले ऐसा रहता था कि अगर त्यौहार है तो छुट्टी मिलती थी, अभी छुट्टियां हैं तो त्यौहार है आपके लिए। समझ में है ना। चलो, ऐसे अगर हम गप्पे मारेंगे तो कितना भी टाइम लगेगा, हम लोग गप्पे मारेंगे। मेरा आपका 5 मॉर्निंग भी बोली मैं, अगर समझो कि 10 मिनट अगर कोई लेक्चर देना है तो उसमें 2 मिनट ऐसे कुछ बोलो कि माइंड सभी का फ्रेश हो, कॉन्सेंट्रेशन सभी का अपने पर आए। मैं उस पॉलिसी में बिलीव करती हूँ। डायरेक्ट कभी भी सब्जेक्ट में इंटर होने से कुछ भी दिमाग में नहीं घुसता। प्रेशराइजेशन से करना नहीं है, रिलैक्स माइंड से करना है, वही बोलती हूँ मैं। एग्ज़ाम के आगे पढ़ोगे ना तो मेंटली आप बहुत प्रेशराइज हो गए। उस प्रेशराइज से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट देखो, अभी आपका 12वीं का सिलेबस इतना है फॉर एग्जांपल, आपने थोड़े स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एकदम ऐसे उतरना का नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो। आपका वर्कलोड कम होगा, आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो लव यू गाइस, विश यू, क्योंकि आप बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, कभी कभी आपको देख के लगता है कि आपका ये 1 साल बर्बाद हो गया ये कोरोना की वजह से। आपके स्टूडेंट लाइफ बाद में नहीं आती। मेरी बेटी और आप में कोई फ़र्क नहीं है, आप मेरे बच्चों की तरह हो, ठीक है। सो अपने आप को संभालिए, प्रैक्टिस अच्छा कीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सो our new chapter, that is third chapter, which is reconstruction sorry, reconstitution of partnership, admission of partner। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग में आपको एडमिशन है, ये उसमें ब्रैकेट में दिया गया है। दैट मीन्स आपको एडमिशन के वक्त होने वाले जो भी क्राइटेरिया है उस बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाता है। फर्स्ट थिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कोई चीज़ को बांधना या बिल्डअप करना, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, सेम। तो ये कंस्ट्रक्शन ही है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक चीज़ बनाने के या एक चीज़ बनाने को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पहले बनाया हुआ है, उसमें से कुछ चेंज ला के उसको फिर से कंस्ट्रक्शन करना, फिर से कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करके उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन करना, मतलब कि उसे फिर से कुछ तो नया बना के फिर से उसे बिल्डअप करना, ओके। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप की जो कंस्ट्रक्शन थी उससे हमने फिर से कुछ चेंजेस लाके और एक बार नया कुछ तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन, री म्हणजे फिर से, री बोले तो क्या है, फिर से। तो फिर से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसका मीनिंग इतना ही है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ओके। और एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर ये बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में होता है। इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, ओके, डिसॉल्वेंसी है। तो ऐसे 4-5 क्राइटेरिया जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो फर्स्ट उसमें से एडमिशन। अगर एडमिशन म्हणजे एडमिशन बोले तो क्या है, आपका कॉलेज का एडमिशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचो कि एडमिशन बोले तो सिर्फ कॉलेज का एडमिशन होता है। एडमिशन मीन्स पार्टनर का भी एडमिशन होता है। आप जाके पार्टनर भी एडमिशन लेता है ना, कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा, मैं ये दूंगा, ऐसे ऐसे होगा। फिर वो चीज़ इतनी जल्दी से तो कोई सब एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पार्टनर एक ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, आपका दामाद है इसलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दूसरों का क्या है, वो नहीं हो सकता ना।
तो सभी लोग एग्री कौन से पॉइंट में होते हैं, क्या उसके क्राइटेरिया है, तो फिर उसके बाद अकाउंट्स में क्या फ़र्क करेगा, उस अकाउंट्स को हम लोग डील कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में। ओके, ओनली एडमिशन, इसमें दूसरा कुछ नहीं, कोई बाहर नहीं जा रहा है नया बंदा, सिर्फ एक नया बंदा आ रहा है, तो वो आने से क्या क्या चेंजेस होंगी और कैसे हम लोग डील करेंगे, वही चीज़ इसमें देखने का है हमें। ओके, चलो, meaning of reconstitution of partnership. The reconstitution of partnership primarily involve changes in the form of partnership. There is change in the agreement among the partners which leads to change in the relationship between the partners and changes in the share of profit and losses of the partners in the firm. The change in the partnership may be following forms. ओके, तो रिकन्स्टिट्यूशन मैंने वही बोला कि रिकन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ भी नहीं है, जो पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होते हैं या पार्टनरशिप में चेंजेस होता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस होता है, वही रिकन्स्टिट्यूशन है। मतलब क्या क्या चेंज होता है वो चीज़ें ही रिकन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं देखिए एक बार। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग मीन्स पुराने, एग्जिस्टिंग मीन्स पुराने जो पहले थे उनमें। अभी नया बंदा आया है, नया का तो क्या है, नहीं कोई जिस चीज़ पर हम लोग डील किया है उसी चीज़ से उसे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो मिलेगा, उसका कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सो लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनका एक शेरियो था, उनका एक ये था कि ये काम वो करेगा, वो काम ये करेगा, या उसको इतना प्रॉफिट मिला है, इतना लॉस मिला है, जो भी हमने एग्रीमेंट किया था, अभी उस चीज़ से मिलना था, उस चीज़ से नहीं मिलना था, ये हमने सारे भूल लिया था। लेकिन अभी नया बंदा आया, होता है ना आपके पास भी, समझो अभी दो की फैमिली थी, एक भाई था, एक बहन थी। तो बहन छोटी थी, भाई बड़ा था, तो भाई का शादी हो गई, एक नया मेंबर घर में आ रहा है, तो आने से पहले कुछ चीज़ें चेंज होती है ना, हर घर में होती है, कुछ चीज़ें चेंज होना ही होना है, तो कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज होती है। क्या चीज़ें चेंज होती है, कोई काम का चेंज होगा, कोई प्लस जो जगह है वो चेंज होगी, या समझो जो जो चीज़ें चेंज होती है उसी टाइप का ये भी है। एक पार्टनर आ रहा है तो पहले के पार्टनर में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या रूल्स नए बदलेंगे, वही। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चेंज ऑफ द पार्टनर शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उसमें the partners of the firm decide to change existing profit sharing ratio if one partner purchase or share of profit from another partner. ओके, तो फर्स्ट आता है कौन सी भी चीज़ में प्रॉफिट शेयरिंग है, भाई ये बिजनेस ही है प्रॉफिट के ऊपर। तो समझो कि एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है, नया पार्टनर आता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर, हमारे जो रेशियो है पहले के जो ओल्ड रेशियो है, हम लोग इतने पैसे से हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि समझो कि दो पार्टनर है, 1/2 लेते थे, ए और बी थे, 1/2 मतलब ये आधा लेता था, ये आधा लेता था। अभी तीसरा पार्टनर आया, तो तीसरा पार्टनर आने से ये दोनों ने भी बोला कि अगर तुम्हें तीसरा पार्टनरशिप मतलब पार्टनर हमें हमारे यहाँ का बनना है, तो हमें तुम इतने पैसे दो, तो हम इतने से तुम्हारे को हमारा पार्टनरशिप देंगे। मतलब कि उनके जो हाफ रोटी थी, समझो कि एक पूरी रोटी है, अभी तो समझ में आएगा आपको, एक पूरी रोटी है, उस रोटी में से हाफ ए भी ने लिया था, हाफ बी ने लिया था। अभी तीसरा आया कोई बंदा और वो बोलता है कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी रोटी दो, तो वो दोनों मिलके बोलते हैं कि ठीक है मैं इतना दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए ये करो, मैं मेरे हिस्से से इतना पार्ट्स तुम्हारे लिए दूंगा। तो वो उतने पैसे चुकाएगा, तब जाके वो उतना शेयर उन्हें देंगे। ओके, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो तब जाके
एग्री करेंगे और अगर देंगे तो दैट मीन्स जो नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप में, वो आपका एग्जिस्टिंग रेशियो परचेज करता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो सिर्फ चेंज बताते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, तुम लूज़ कर रहे हो ना, आधा आधा चपाती खाना था, आप समझो कि आधी आधी रोटी खानी थी आपको, उसमें से आपने थोड़ी थोड़ी उसे दे दी, उसका भी पेट भरे बोल के, तो दैट मीन्स आपने आपके हिस्से में का थोड़ा सैक्रिफाइस ही किया ना। यस यस। इसके बाद admission of a partner. When a new partner is admitted business, he brings capital and his share of goodwill. Old partners have to sacrifice their share of profit of a new partner, so the partnership agreement changes. तो ऑटोमेटिकली जब भी अग्रीमेंट नया पार्टनर आता है तो हमारा जो भी पुराना होता है वो अग्रीमेंट जाके नया अग्रीमेंट बनता है, क्योंकि अभी 2 की जगह 3 पार्टनर के नाम होंगे, 3 एड्रेस होंगे, 3 रेशियो होंगे, तो सारी चीज़ें चेंज होती है। ओके। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑफ ए पार्टनर। If a partner is retiring from a partnership firm, his share of profit up to the date of retirement capital, his share or in other reserve of the firm will be paid to him. Old partner will be gain the profit and there will be changes in profit sharing ratio. अभी सिमिलरली अभी नया बंदा आया है, इसलिए ठीक है, पुराने वाले ने सैक्रिफाइस किया, लेकिन 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर में से एक रोटी के 3 हिस्से बनने थे और तीनों खाने थे, लेकिन समझो कि ए बी सी डी ऐसे थे, लेकिन सी को लगा कि नहीं अभी मैं नहीं कर सकता, या बी को लगा कि मैं नहीं कर सकता, सॉरी, तो बी है वो बोला कि नहीं मुझे अभी भी ये बिजनेस करना नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं रिटायरमेंट लूँगा। ओके, तो रिटायरमेंट लेना मीन्स वो बिजनेस से निकल जाना चाहता है। तो अगर वो निकल जाना चाहता है तो फिर जब तक उसका कैपिटल बिजनेस में यूज़ हुआ है, जिस दिन वो जाना चाहता है उस दिन तक का उसका कैपिटल का रेशियो, मतलब उसका प्रॉफिट है लॉस है, उस दिन तक का प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग रेशियो उसे मिलेगा, उसके रिजर्व में से उसका जो भी हिस्सा होगा वो मिलेगा। और जो भी उसका एडवांटेज मिलना था, समझो कि वो रेम्यूनरेशन लेता था तो उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा उस दिन तक का, अगर वो सैलरी कैपेबल था उस महीने तक का उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो रिटायरमेंट में भी चेंज होता है, क्योंकि एक पार्टनर 3 पार्टनर थे उसमें से बी निकल जा रहा है, फिर से 2 रहेंगे, तो फिर से प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि एक चले गया तो उसका हिस्सा रह जाएगा। मैंने अभी बोला ना, जैसे 2 थे, 2 में से 3 बने, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के बी और सी थोड़ा सैक्रिफाइस करे। अभी ऐसा हो गया कि बी निकल जाने वाला है, तो एक रोटी के अभी ठीक है बी निकल गया, तो फिर से बचेगा ना उसका हिस्सा, तो वो दोनों भी परचेज करेंगे, वो दोनों भी एग्जिस्टिंग ले सकते हैं, तो वो भी चेंज होगा, तब भी चेंज होंगे कुछ नॉर्म्स, है ना, समझ में आ रहा है आपको। यस। डेथ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अभी हम लोग डेथ का नहीं एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर देखेंगे। According to the section 331 of 1 of partnership 1932, a person can be admitted as a new partner only with the consent of existing partner unless otherwise agreed upon. New partner will be bring his share of goodwill and capital and enjoy the right of share of future profit. Okay. तो मेरे को बोलो, इसमें आपको बार बार ये चीज़ बता रहा है कि गुडविल, वो जो नया पार्टनर होगा वो उसके शेयर का कैपिटल प्लस गुडविल का जो परचेस होता है वो लेके आएगा, गुडविल और शेयर ऑफ कैपिटल वो दोनों लेके आएगा बोल के बोलते हैं। गुडविल गुडविल गुडविल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल? आपको खटक सकता है अगर दिमाग हो तो, कि गुडविल का क्या किस्सा है। देखो अभी फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक बंदा है समझो कि ए है जिसके पास इतना सारा पैसा है कि अभी वो सोच रहा है कि कहाँ तो मैं इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरे जो पैसे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आए। ऐसे घर में रखेंगे, घर में समझो कि उसके पास एक 10 लाख रुपए हैं और वो 10 लाख रुपए घर में रखेंगे तो 1 रुपये भी नहीं बढ़ेगा, उल्टे उसकी वैल्यू घटती जाएगी क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होते जाएगी।
तो उसे लगता है कि अभी कुछ ना कुछ करके वो पैसे की मतलब उसका पैसे का कुछ तो अच्छा यूज़ करे, तो इसीलिए तो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना। सो सेम पंडा। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ करें हम लोग, तो उसने सोचा कि हम लोग कौन से तो बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो नया बिजनेस में डालेंगे, इतना हमें ये भी नहीं है, और ऊपर से नया करना तो रिस्क होगा। रिस्क क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, और वो पब्लिसिटी लेने के लिए मार्केट में उसके पैसे का मतलब वो जो बिज़नेस है उसे करने के लिए बहुत दिन जाएंगे। तो वो सोचता है कि कोई ऐसी बिज़नेस सोचे जहाँ पर लॉस कम हो और मेरे से प्रॉफिट अच्छी तरह मिले। अगर तो उसने मार्केट सर्वे किया, उसे लगा कि कोई कंपनीज़ है जहाँ पर बहुत कुछ भी हो तो लॉस हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोलगेट है। आज भी हमारे इंडिया में अगर आप देखें कितनी ही सारी ब्रांड आ जाए, पर कोलगेट कोलगेट ही है। लोगों का एक भरोसा है कि कोलगेट अच्छा है, उससे मिसवाक आया और दंत कांति आया और क्लोजअप आया, पेप्सोडेंट आए, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। पर जितना कोलगेट ने मार्केट कैप्चर किया है उतना दूसरे ने कैप्चर नहीं किया। तो वो बंदा अगर पेस्ट के अगर बिजनेस में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? नेचुरली जो बिजनेस का ज़्यादा नेम है कि उसे लगता है कि फ्यूचर में ये लॉस में नहीं जा सकता, ऐसे ही बिजनेस में तो वो इन्वेस्ट करेगा। अभी मैंने मतलब तो इतने हैं, समझो कि पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, दंत कांति है, और क्लोजअप है, और मिसवाक है, ऐसे 5 है। और उसे बोला जाए कि तू कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, तो प्रेफरेंस अगर तुम आप उसकी जगह हो तो क्या बोलेगी? कोलगेट अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर 100 अगर ये सर्वे करें तो 100 में से ऑलमोस्ट 70-80 घरों में कोलगेट बिकता है, कोलगेट जाता है। दैट मीन्स उसका मार्केट उतना कैप्चर्ड है। तो वो बंदा डायरेक्ट कितना आंखें बंद करके बोलेगा कि मैं कोलगेट में क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो कोलगेट कंपनी है उसने वो मार्केट कैप्चर करने के लिए उसका जो अभी तक का हार्ड वर्क है, लोगों के मन में उसने एक जगह बनाई है, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। तो वो गुडविल के हिसाब से उसका बिजनेस रन होता है। मैंने बोला था आपको कि आज के दिनों में बिजनेस करना बड़ी बात नहीं है, मार्केट में अपने नाम टिका के रखना बड़ी बात है। इसीलिए तो हम लोग मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है और वो बहुत बड़ी चीज़ पे करती है बिजनेस में। अगर आपका नेम अच्छा है, फेम अच्छा है, आपकी वस्तु 10 रुपए की भी हो 100 रुपए में बिकेगी। और आपका सामान कितना 1000 का भी हो, अगर आपका नेम नहीं है, आपको कोई नहीं जानता, तो वो बिकेगी ही नहीं। और बिजनेस का फंडा होता है जितना ज़्यादा बिका उतना ज़्यादा प्रॉफिट। क्यों? सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा जब पार्टनर बोल के आपके यहाँ पर आना चाहता है तो आपका कुछ न कुछ नेम फेम देख कर ही आएगा। लॉस में तो कोई जाने वाला नहीं है। तो आपका गुडविल जो है वो उस गुडविल में वो जो पार्टनर हिस्सा ला दे मतलब उसे जो हिस्सा मिलेगा, तो उसको एक तो कैपिटल लेके आना ही पड़ेगा कि इतना इन्वेस्ट करना ही होगा उसे उसके रेशियो के हिसाब से। प्लस एक गुडविल है जो देख के वो इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब कि फ्यूचर में उसे लॉस ना हो इसीलिए वो बिजनेस में आना चाहता है। तो गुडविल में उसको पैसे चुका के उसके गुडविल में एक हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, तो मतलब गुडविल के भी पैसे लगते हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो गुडविल के भी एक पैसे लगते हैं कि उसके मतलब उसके शेयरिंग कितना शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से उसे उसके गुडविल का पैसा चुका के उस बिजनेस में आना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बात याद रखो, गुडविल बहुत वैल्यूएबल होता है। हस्ती बहुत बड़ी है, अगर हस्ती मिट गई तो सब कुछ मिट गया। कुछ चीज़ें सिर्फ नाम पर चलती हैं और जो कुछ चीज़ें किसी पर भी नहीं चल सकती, है ना। ओके, चलो। सो नीड फॉर उसके बाद जनरली द पार्टनरशिप इज एडमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपैंड ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन base as well as use of skill of that person to improve the overall performance of partnership। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में फर्स्ट तो हमने देखा कि वो जो भी पार्टनर आएगा उसको एक तो गुडविल उसके हिसाब से उसका जो भी शेयरिंग है उस हिसाब से उसे गुडविल के पैसे पे करने होंगे। सेकेंडरी उसको कैपिटल लेके आना होगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ लेके वो नया पार्टनर इंटर होगा।
सिर्फ कैपिटल नहीं, गुडविल है तो गुडविल के भी पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी उसकी भी आपको बताया जाएगा कि एक बिजनेस में कितना गुडविल है और उस हिसाब से उसे कितना पे करना है। वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्ड में देखेंगे गाइज। और ये चैप्टर बहुत मतलब ये तो पूरी पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो रेशियो होता है ना वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। डायरेक्टली कभी रेशियो देता है कभी नहीं देता, नहीं दिए तो आपको गुडविल कैसे निकालना है, अगर गुडविल निकाले तो उसके ऊपर से रेशियो कैसे निकालना है। एग्जिस्टिंग पार्टनर है और नया पार्टनर आ रहा है, कभी कभी सिर्फ इतना ही है देता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका रेशियो इतना था या तो उनका कैपिटल इतना था, अभी नया पार्टनर आ रहा है तो उसके हिसाब से उसे कितना मिलना चाहिए ऐसा देता है। डायरेक्टली कुछ भी नहीं देता, कभी कभी इनडायरेक्टली आपको सब कुछ देता है, तो इनडायरेक्टली आप हिंट वाइज रेशियो निकालना पड़ता है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। कभी कभी गुडविल डायरेक्टली नहीं देता। मैंने आपको बोला था जी, पार्टनरशिप ऐसी चीज़ है जिसे बैठ गई तो बैठ गई, जिसे नहीं आई उसे नहीं आई। सो हर चीज़ बिट बाय बिट अच्छी तरह करने की कोशिश कीजिए। जिन्हें रेशियो अभी भी कंफ्यूज है, अभी इस चैप्टर में आपके पूरे रेशियो का जो भी फंडा है वो क्लियरिफाई होगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटायरमेंट डेथ सेम रेशियो लॉजिक चलेगा। अभी एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, न्यू पार्टनर है, डिसॉल्वेंसी है, तो सारे में ये रेशियो फंडा चलने वाला है। रेशियो कैसे निकालना, और अभी नहीं, इवन आप एमकॉम जाओ या उससे हायर स्टेज पे जाओ, ये जो रेशियो है ना ये अकाउंट्स में पार्ट होने मिलना ही वाला है। ओके चलो, तो नीड बोल के, तो फर्स्ट है कि नीड क्यों, तो क्यों हम लोग पार्टनर को लेते हैं। समझो कि दो बिजनेस है, दोनों ने 10-10 लाख रुपए डाला, ए और बी है, 10-10 लाख रुपए डाल के बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छी तरह रन कर रहा है। अब समझो कि वो जो 10-10 लाख 20 लाख रुपए का, फॉर एग्जांपल डीमैट वाले हैं तो डीमैट वाले अगर सोचते ठीक है अभी हमारा चल रहा है बिजनेस, तो आपके लातूर शहर तक आते, फैक्ट्री क्या है ब्रांड फैक्ट्री, ये जो कपड़े है, वो लोग जो बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, अगर वो यहाँ तक आते हैं, जो पुणे में मुंबई में रहते हैं, वो एक्सपैंड करते जाते हैं, उनके बिजनेस को प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नए नए पार्टनर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसे लगते हैं। तो पैसे लगने के लिए वो बोलते हैं कि हम तुम्हें रेशियो देंगे। समझो कि वो लातूर का एक बंदा है और ये डीमार्ट वाले ने उसे बोला अगर तू हमारा नाम लेके बिजनेस कर और तुझे हम लोग पार्टनरशिप देंगे, तो वो बंदा पैसे लगाएगा और आपके लातूर जैसे सिटी में एक मॉल बड़ा बना के उसका ब्रांड जो भी नाम है बिजनेस का वो लग के वो पार्टनर है। वो भी पार्टनर है, मुंबई वाला भी पार्टनर है, पुणे वाला भी पार्टनर है। पार्टनरशिप है लेकिन अलग अलग ब्रांच, सबके अपने अपने रेशियो के हिसाब से अपना अपना प्रॉफिट मिलेगा। अगर मुंबई वाला ज़्यादा कमाता है तो उस हिसाब से कैसे अग्रीमेंट में है कि जो भी मुंबई का कमाता है वो इस पार्टनर से नहीं है, ये और लातूर में जो कमाता है उसका प्रॉफिट में इसका रेशियो नहीं है, तो ठीक है। नहीं, अगर उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट किए कि नहीं हम पूरे पार्टनरशिप में प्रॉफिट हो लॉस हो हम सब मिल के हमारे रेशियो के हिसाब से लेंगे, तो वैसा भी चलेगा। ठीक है, तो एक मेरा बोलने के कि एक्सपैंड करने के लिए जब भी आप कुछ तो बड़ा बनाते हो ना, तो आपको मैन फोर्स भी लगता है, कैपिटल फोर्स भी लगता है। सिर्फ दो लोग या एक, समझो कि दो ही लोग हैं और दो ही लोगों से आपको बड़ा सा बिजनेस ओपन करना है, हो नहीं सकता ना। आपका ही कॉलेज है फॉर एग्जांपल, अगर बोले प्रिंसिपल नहीं मैं एक ही रहूँगा और मैं पूरे बीकॉम नहीं 11th साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी को मैं ही पढ़ाऊँगा, ऊपर से मैं बीकॉम को भी मैं ही पढ़ाऊँगा, क्या बोलते हैं बीएससी को भी मैं ही पढ़ाऊँगा, साइंस मैं ही पढ़ाऊँगा, चलता क्या? नहीं ना, नहीं चलेगा। इसीलिए तो वो हायर करते हैं टीचर्स को। बीकॉम मतलब कॉमर्स के लिए अलग टीचर्स लेते हैं, आर्ट्स के लिए अलग टीचर्स लेते हैं, साइंस के लिए अलग टीचर्स लेते हैं, डिग्री के लिए अलग टीचर्स लेते हैं, प्रैक्टिकल के लिए अलग टीचर्स लेते हैं, क्योंकि एक इंसान से एक्सपैंड हो ही नहीं सकता। हर चीज़ हर एक में क्वालिटी होती है। तो वहाँ पर बोलता है कि कभी कभी कैपिटल के लिए प्लस उसका स्किल यूज़ करने के लिए हायर करते हैं पार्टनर। हो सकता है कोई कोई बंदे के पास पैसे नहीं है लेकिन मार्केटिंग टेक्निक्स अच्छी है, फुल्ली सॉलिड मार्केटिंग टेक्निक्स है, तो किसी बंदे को लगा कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा, इसे अगर हम लोग लेंगे और इसकी अगर स्किल यूज़ करेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा चल सकता है, तब उसके स्किल के लिए हम लोग कम कैपिटल पर भी उसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में फ़ायदा होगा। तो है ना, ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो बोलने का मतलब है कि कब कब हम लोग पार्टनरशिप में नया पार्टनर इंटर करते हैं। तो पहला मैंने बताया कि
आपका बहुत गुडविल है, वो देख के कोई बंदा आपसे बोला कि मैं आपके पास आऊँगा, फ़ायदा होता है मुझे बोल के आया, तो आपने गुडविल और कैपिटल दोनों लेके उसे ले लिया। फर्स्ट। सेकेंड, नीड, आपको लगता है कि हमारा बिजनेस और अच्छा चल सकता है, अगर आगे का इंसान बहुत क्या एक्टिव पर्सन है तो उसे लेने से हमें हमारा ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो उसे ले लिया। ओके, नीड, नीड मीन्स व्हाट, ज़रूरत। उसके बाद है कैपिटल ब्राउट इन न्यू पार्टनर। तो कैपिटल ब्राउट इन न्यू पार्टनर, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है, आई टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ओके, चलो। So capital brought by new partner. The purpose of admitting new partner is to be increase the capital of partnership firm. The new partner can bring capital in cash or kind. The new partner will bring the capital as per the terms of partnership deed. The accounting treatment of capital brought by new partner is, तो अभी जो तीन है गाइस, ये तीनों भी वर्किंग नोट्स वाले हैं, तो मे भी मुझे अभी कट करके आपको नोटबुक में बताना पड़ेगा कि क्या है। हमने देखा हुआ है पार्टनर तीन तरफ से, सॉरी 2 टाइप्स का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, एक तो कैश में लग सकता है या तो काइंड में लग सकता है। कैश में अगर लाए तो आप क्या करेंगे, हमने किया ये स्टार्टिंग पार्टनरशिप में कि कैश और बैंक अकाउंट डेटा टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर वो कैश में लाता है और काइंड में लाता है, समझो कि कोई एसेट लाता है या लैंड है या बिल्डिंग है या कुछ तो वो लेके आता है, तब एसेट अकाउंट डेटर कोई एसेट इंट्रोड्यूस कर रहा है एज ए कैपिटल, तो एसेट अकाउंट जो भी एसेट होगा, बिल्डिंग है, समझो कि वो बिल्डिंग दे रहा है आपको, एक जगह दे रहा है और कैपिटल में फॉर्म में इंटर हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट डेटर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने किया हुआ है। और न्यू रेशियो, अभी आपको रेशियो न्यू रेशियो कैसे निकालना है वो बताया गया है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है ये मैं समझाऊंगी और आपको छोटा सा नोट बनाऊंगी। उसके बाद हमें डायरेक्ट इलस्ट्रेशन सहित इलस्ट्रेशन भी करेंगे हम लोग, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। उसके बाद आपका इलस्ट्रेशन फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में होगा, मे भी आज ही मैं रिकॉर्ड करूँ क्योंकि फिर बोलना ही हुआ है। तो देखो न्यू रेशियो क्या है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। न्यू रेशियो मन बोले तो ए बी दो पार्टनर थे, अभी मैंने बोला वो दोनों आधा आधा रोटी खाते थे, वो न्यू एग्जिस्टिंग रेशियो था। लेकिन नया आने के बाद तीनों ने बोला कि हम लोग एक रोटी के 3 हिस्से इक्वली बांटेंगे और तीनों भी लेंगे, दैट इज न्यू रेशियो। ओके, तो ये न्यू रेशियो हो गया। लेकिन ये न्यू रेशियो बनने से जो ए बी थे पहले के पार्टनर,
उनका जो भी हिस्सा चले गया ना, अभी देखो आधा आधा खाते थे दोनों मिलके, आधी आधी रोटी खाते थे, अभी तीसरा आया और तीसरे को इनमें से थोड़ा थोड़ा देना पड़ा, और तीनों ने भी इक्वल लिया। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इक्वली नहीं रहता। तो अभी उसमें मतलब उनकी आधे में से कितना हिस्सा उन्होंने उस नए पार्टनर को दिया है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब आपने सैक्रिफाइस किया है, आपने बलिदान दिया है, आपके रोटी में से कुछ आपने बहुत बड़ा मन करके निकाल के उसे दिया है खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको कैलकुलेशन दिया है। और इवन आपको इलस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इवन फोर्थ तक आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो यही दिया है। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको एक मतलब कि एक आइडिया आने के लिए दिया गया है। ओके ओके गाइज, मैं अभी मीनिंग ऑफ गुडविल ये आपको मैं समझा दूंगी, क्योंकि जब मैं नोटबुक लूँगी तो नोटबुक में आपको सिर्फ जो भी कैलकुलेशन एरिया है वही समझा सकूँगी। ओके, सो आपको गुडविल, गुडविल आपने अभी तक देखा है, गुडविल मीन्स जो दिखाई नहीं देता, दिस इज इंटैंजिबल एसेट। जो दिखाई देता है, टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल, एंड दिस इज इनटैंजिबल, जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन सॉलिड होता है। काय पाणी देऊ, काय झालंय? आई बाहेर बघ गार्डन मध्ये पाणी पे, जावा आई गार्डन मध्ये बघा, जावा आई गार्डन मध्ये। ओके गाइज, सो इस सेशन में मैं क्या करूँगी, अभी बंद करना, फिर से रिकॉर्ड करना, इससे बजाय जो भी थेरोटिकल पोर्शन है मैं आपको समझाऊंगी, और जो वर्किंग नोट वाले पोर्शन है, जैसे कि न्यू रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, एवरेज मेथड निकालना, एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना, या कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट निकालना, ये जो चीज़ें मैं आपको नोटबुक में बताऊंगी। ओके, सो जितना पोर्शन मैं समझा सकती हूँ उतना मैं आपके इस लेक्चर में समझा दूंगी। सो देखिए गाइस, गुडविल, सो अभी मैं कैलकुलेशन वो नेक्स्ट चैप्टर में मतलब सॉरी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में समझाऊंगी, पूरी नोटबुक्स में ही। सो अभी यहाँ पर देखिए गुडविल, गुडविल इज द बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज ऑफ अ बिजनेस विच अल्टीमेटली हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। मैंने अभी बताया ना, गुडविल मीन्स कुछ भी नहीं है, जिसके ऊपर, वो एक बहुत सॉलिड चीज़ होती है जिसके ऊपर आपके जो मार्केट में आपकी जो वस्तु होती है वो आंखें बंद करके कोई भी लेता है। ओके, वो उस चीज़ का कोई चैलेंज नहीं है। सो उसे बेनिफिट, नेम, फेम, आपका नाम है, आपका फेम है, आपकी हस्ती है, बस्ती है, कोई भी है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट, अगर समझो आपकी वस्तु 10 रुपए की है लेकिन 20 रुपए भी देने के लिए लोग तैयार है, दैट मीन्स दैट इज़ अ गुडविल। ओके, it is also because of the honesty, business ethics and hard work done by all the partners in the past years. Goodwill will be calculated on the basis of past performances. तो गुडविल में ऐसे नहीं है कि गुडविल एक दिन में कमाया गया है। अगर आपको बोल रहे हैं पार्ले जी है, पार्ले जी, ऐसा कोई बंदा होगा जिसे पता नहीं होगा कि पार्ले जी क्या है, क्यों है, किस लिए। अभी फिर भी थोड़ा सा उसका जो मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन है, वो अलग बात, लेकिन नाम तो अभी भी है। और उसने भी क्या किया है, जो पुराने वाले बिस्किट थे उसे निकाल के नए वाले बहुत सारे बिस्किट उसने निकाला, पार्ले मिल्क बिस्किट, पार्ले का गोल्ड बिस्किट, पार्ले, बहुत सारे प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि लॉस में है, लेकिन है। सो ऐसा है कि पार्ले है या तो कोलगेट है, इन्होंने एक दिन में अपना नाम, इतना बड़ा नाम उन्होंने एक दिन में कमाया होगा, एक दिन में उसकी हस्ती एक और रात में कोई ऐसा बन गया कि एक दिन में उसने इतना बड़ा नाम कमाया होगा, ऐसा है?
नहीं है ना। उसके लिए उसने कुछ ना कुछ हार्ड वर्क किया होगा, कुछ ना कुछ ऑनेस्टी, लोगों से उसने ऑनेस्टी जीती होगी। ऑनेस्टी जीतना मतलब उन्होंने मन में उसके जगह बनाई होगी लोगों के मन में कि ये चीज़ अच्छी है, ब्रांड कमाया उसने। तो ये कमाने के लिए सालों लग जाते। हस्ती मिटने के लिए नहीं लगती, लेकिन हस्ती बनाने के लिए आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, आपका जो 12th कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये आप हस्ती बनाने के लिए कर रहे हो, पैसों के लिए आप नहीं करते हो। पैसा तो फिर भी आप कुछ भी करके कमा सकते हो, कुछ भी। किसी का मर्डर करो 5 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी कर सकते हो ना। लेकिन आप एजुकेशन क्यों लेते हो? कुछ अच्छा नाम कमाते हुए पैसे कमाने के लिए। आप भी गुडविल कमाने के लिए ही ये सारी चीज़ें करते हो। गुडविल बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। कैरेक्टर में रह के फेम नेम कमाना बहुत बड़ी टास्क है। इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी ऑनेस्टी से कमाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो चीज़ कमाते हुए लोगों में विश्वास रख के, विश्वास को जीतते हुए बिजनेस को बढ़ाने के लिए सालों लग जाते हैं गुडविल कमाने के लिए। तो गुडविल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता चलता है कि एक बिज़नेस का गुडविल कैसा है? दिखती तो नहीं है। ऐसा नहीं कि बिजनेस में हाँ ये दिख रही है, ये हमारी गुडविल है, जाके तुमने देखा कि गुडविल कहाँ पर है, दिखाओ कितने की है गुडविल। तो गुडविल कैसे जानेंगे? अगर समझो कि मैं बोली कोलगेट का हमें गुडविल देखना है, कैसे निकालेंगे हम गुडविल? तो उसका जो पास्ट अकाउंट्स है उसके हिसाब से हम लोग गुडविल निकालते हैं। वो प्रोसेस कैसी है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह हम लोग वो गुडविल निकालते हैं, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। तो उसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में अलग अलग पार्ट है और उसमें भी। तो एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो उसके प्रोसेस के अंदर एवरेज प्रॉफिट में पहले प्रॉफिट देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बाद गुडविल निकालते हैं। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, इस तरह हम लोग निकालते हैं। ओके गाइस, तो ये जो वर्किंग नोट्स है ये सारे हम लोग करेंगे। ये सारी चीज़ें बोर्ड पर मतलब नोटबुक में कराने की चीज़ें हैं, ओरली बताने की चीज़ें नहीं है। अगर मैं अभी ये बंद कर लेती हूँ और अगर दूसरा लेती हूँ तो भी रिकॉर्डिंग अभी 50 मिनट्स हो चुके हैं। अभी एक 5 और 10 मिनट्स का ही मेरे को लेक्चर पूरा लेना होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा जीबी एक दिन में खर्च भी नहीं कर सकती और उतना अपलोड भी होने के लिए टाइम लगता है गाइस, और आप लोग भी बोर होंगे। तो जब नेक्स्ट सेशन में जो भी कैलकुलेशन है वो पार्ट मैं सारी तरह आपको नोटबुक में दिखाऊंगी। तो जो भी मैंने बताया है आप टेक्स्ट बुक या पीडीएफ जो भी है आपका वो देखिए। मैं जब समझाती हूँ तो आप चेक कीजिए। जब तक आप चेक नहीं करोगे मैं क्या बोलती हूँ आपको समझ में आ ही नहीं सकता गाइस, प्लीज़। और 17 के दिन आपके शॉप्स ओपन होते हैं तो पहला काम जाने का और पहली बुक अकाउंट्स की लेने की। दूसरे सब्जेक्ट आप कितना लेते हैं, कितना सीरियस लेते हैं पता नहीं, लेकिन अकाउंटिंग इज़ मस्ट। ऑलरेडी आपके जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ख़त्म होने ही वाले ही हैं। थर्ड महीना भी 17 तारीख बोले तो बहुत दिन नहीं रहते, उसमें हमारे त्यौहार वो ये घर में लेजीनेस ये बहुत चीज़ें होती हैं। अगर हम जून से भी, वैसे तो 12वीं के लिए छुट्टियां होती नहीं थी, लेकिन आपने बहुत सारे छुट्टियां ली है 12वीं रहने के बाद। यू आर ए लकी गाइस, को इतनी सारे छुट्टियां मिले कि किसी को भी नहीं मिले होंगे आज तक। सो आपको 12th होने रहने के बावजूद आपको जितने छुट्टियां मिले उसमें से जून चला गया, जुलाई चले गया, थोड़ा बहुत चला गया भी बोले तो ऑनलाइन तो क्लासेस है
तो उसका यूटिलाइज़ कीजिए। अगस्त भी अभी 15 तारीख आने वाली है, 2-3 दिन में 15 तारीख आएगी, मतलब 15 दिन हो चुके होंगे। 17 तारीख आप बुक लेंगे तो वहाँ से आप बुक खोल के देखोगे तो कितने दिन रहेंगे। तो ऐसे मत सोचने का कि बहुत सारे दिन हैं, बहुत कुछ प्रिपेयर करने के मिलेगा। अकाउंट्स के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प होगे और उतना जल्दी एग्ज़ाम में कवर कर सकोगे। नहीं तो अकाउंट का पेपर के लिए आपको टाइम बस नहीं होगा, स्टक हो जाओगे। कौन सा तो प्रॉब्लम करेंगे और आपको बीच में कहीं तो रुक जाओगे, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, क्योंकि अभी 50 मिनट्स हो चुके हैं। मैं अगर नोटबुक भी निकालूंगी तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैं नोटबुक में का रिकॉर्डिंग करूंगी और सारे जो भी कैलकुलेशन है, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल कैलकुलेशन, वो सब मेथड में इसमें दिखाऊंगी। और आपको नोटबुक टेक्स्ट बुक प्रीफर करना है। अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह कीजिए। बहुत दम आता है गाइस, इजी नहीं है रिकॉर्डिंग करना। और बढ़ कंटिन्यूसली समझो कि कुछ भी नहीं भी है, सामने कोई भी नहीं है, खुद को देखो, खुद ही रिकॉर्ड करो। अगर ठीक है, अकाउंट्स की आप जब ट्रीटमेंट करते हो ना, तब आपको आप पुस्तक में इन्वॉल्व होते हो, लेकिन आपको समझाना है, ये बहुत बड़ा टास्क है। प्रॉब्लम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम होता है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, माइंड में वो चीज़ चलती है, किताब और मैं खुद को समझाती हूँ, किताब मुझे समझाता है, इस तरह मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। लेकिन जब आपको पॉइंट समझाना है, ठीक है, पॉइंट्स मैं समझ गई और मुझे यहाँ पर देख के विजुअलाइज करके आपको समझ देखते हुए, आपको इमेजिन करते हुए मुझे समझाना, ये बहुत हेडेक है, बहुत यहाँ पर बर्डन गिरता है। ओके, सो ये दुख रहे हैं, इलस्ट्रेशन वो तो इजी है गाइज। मैं अभी जो उतना भी वर्किंग नोट्स होते हैं उतने पूरे मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझा दूंगी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ जाओगे। ओके गाइज, पार्टनरशिप में एक बार आपको अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या रिटायरमेंट क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया, यही चीज़ आपको रिटायरमेंट में आएगी, सेम ऐसी चीज़ें आएंगी। रेशियो निकालना एक बार समझ में आ गया कि डायरेक्ट पूछा गया, इनडायरेक्ट पूछा गया, कैपिटल से पूछा गया या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पूछा गया, ये आपको अगर क्लिक हो गया फिर उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके गाइस, ठीक है।